नमस्कार। तो भाई भारतीय राजनीति में ना एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को मिला है अपना नया अध्यक्ष और नाम ऐसा है कि किसी ने भी दूर दूर तक सोचा नहीं था। तो आखिर ये नितिन नवीन है कौन और ये जो इतना बड़ा सरप्राइज दिया गया है, इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर नितिन नवीन है कौन? मतलब जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे, जितने भी पंडित थे, किसी की लिस्ट में, किसी की भविष्यवाणी में ये नाम था ही नहीं। तो आज ना हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर ये फैसला हुआ तो हुआ क्यों। इसे कहते हैं असली सरप्राइज। आप सोचिए, मीडिया में मतलब दर्जनों बड़े बड़े नेताओं के नाम हवा में थे, लेकिन पर्दे के पीछे से एक ऐसा नाम निकला जिसने न सिर्फ बाहर वालों को बल्कि पार्टी के अंदर बैठे लोगों को भी चौंका दिया। सच में एक ऐसा नाम जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। तो चलिए सबसे पहले ना इसी पहेली के जो मेन कैरेक्टर हैं उन्हीं से मिलते हैं। आखिर कौन है ये नितिन नवीन? कैसे बिहार की पॉलिटिक्स से निकलकर वो सीधे देश की सबसे बड़ी पार्टी की टॉप पोस्ट पर पहुंच गए? अगर इनके पॉलिटिकल करियर पर एक नज़र डालें ना, तो ये कहानी है लगातार ऊपर चढ़ने की। देखिए 2006 में अपने पिता की सीट से पॉलिटिक्स में एंट्री की, फिर पार्टी के यूथ विंग में नेशनल लेवल पर काम किया। 2019 में सिक्किम जैसे छोटे से राज्य में पहली बार बीजेपी को सीट जितवाई। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2023 छत्तीसगढ़ की वो सरप्राइज जीत। उसके पीछे के मेन रणनीतिकारों में से एक थे ये। तो एकदम साफ है कि ये एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजर हैं। और जरा ये नंबर देखिए, 45। जी हाँ, सिर्फ 45 साल। इस उम्र में वो बीजेपी के इतिहास के सबसे यंग प्रेसिडेंट्स में से एक बन गए हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस, ये पार्टी में एक बहुत बड़े जनरेशनल शिफ्ट, एक पीढ़ीगत बदलाव का सीधा सीधा इशारा है। तो एक बात तो साफ है, ये कोई रातों रात बने नेता नहीं है। ये वो चेहरा है जो आप कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। पटना से 5 बार के विधायक हैं, कार्यकर्ताओं से इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। और इनकी असली पहचान क्या है? जमीन पर स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना। मतलब ये कोई स्टार कैंपेनर नहीं है, ये वो कुशल मैनेजर हैं जो शांति से अपना काम खत्म करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि नितिन नवीन कौन है, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इन्हें ही क्यों चुना गया? इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? चलिए इसे डीकोड करते हैं। ये किस्सा बड़ा मजेदार है। बात है साल 2010 की। तब बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार थी। उस टाइम नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में एक अखबार में विज्ञापन छप गया और नीतीश कुमार हो गए भयंकर नाराज। जब पार्टी में हल्ला मचा कि भाई ये किसकी हिम्मत हुई, तो जानते हैं कौन सामने आया? नितिन नवीन। उन्होंने सीधे कहा, ये मैंने किया है। जरा सोचिए, उस दौर में जब बिहार में मोदी का नाम लेना भी मुश्किल था, तब उन्होंने अपनी लॉयल्टी साबित कर दी थी। और फिर आया असली टेस्ट, छत्तीसगढ़ का चुनाव। जब बड़े से बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे थे कि बीजेपी तो गई, हार रही है, तब नितिन नवीन उन चुनिंदा लोगों में से थे जो टॉप लीडरशिप को लगातार रिपोर्ट दे रहे थे कि नहीं, ग्राउंड पर माहौल बिल्कुल अलग है, हम जीत रहे हैं। और हुआ भी वही। बस उनके इसी सटीक फीडबैक ने आला कमान का दिल और भरोसा दोनों जीत लिया। तो इस पूरे फैसले के पीछे ना एक 4 पॉइंट की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ नजर आती है। नंबर 1, जेनरेशनल शिफ्ट, मतलब फ्यूचर के लिए एक यंग लीडर को तैयार करना। नंबर 2, कास्ट बैलेंस, ये कायस्थ समाज से आते हैं, तो पार्टी जो बड़ी अपर कास्ट की खींचतान होती है उससे बच गई। नंबर 3, एक परफेक्ट एग्जीक्यूटर, ऐसा लीडर जो चुपचाप कमांड को फॉलो करे। और नंबर 4, जाहिर है बिना शर्त वाली लॉयल्टी का इनाम। और ये फैसला ना लीडरशिप के 2 अलग-अलग मॉडल्स को भी सामने रखता है। एक तरफ है बीजेपी का मॉडल, जहां एक यंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पार्टी वर्कर को उसके काम के आधार पर टॉप पोस्ट मिलती है। और दूसरी तरफ है ऑपोजिशन का मॉडल, जहां लीडरशिप अक्सर परिवार या फिर सीनियरिटी के हिसाब से तय होती है, चाहे हालिया परफॉर्मेंस कैसी भी हो। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि इस एक फैसले का, इस एक अपॉइंटमेंट का पार्टी और देश की पॉलिटिक्स के लिए क्या मैसेज है, क्या संकेत हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये अपने आप में 2 पीढ़ियों की कहानी है। एक तरफ है 45 साल के नितिन नवीन और दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे 83 के, एनसीपी चीफ शरद पवार 85 के। मतलब ये जो उम्र का फासला है, यही बीजेपी के फ्यूचर फोकस्ड पॉलिटिक्स के मैसेज को बिल्कुल क्लियर कर देता है। अब सोचिए, बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं तक क्या मैसेज गया होगा? यही कि अगर आप मेहनत करते हैं, लॉयल रहते हैं, तो आप भी सबसे ऊंची पोस्ट तक पहुंच सकते हैं।
ये सिर्फ आज का फैसला नहीं है, ये 2047 के लिए लीडरशिप तैयार करने का सिग्नल है। और हाँ, इसे एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, ताकि सिस्टम में एक नई एनर्जी आए और कोई भी अपनी कुर्सी को फॉर ग्रांटेड ना ले। तो आखिर में सवाल यही है, परफॉर्मेंस ओवर पेडिग्री, यानी परिवारवाद से ऊपर काम को रखना। क्या यही पावर में बने रहने का बीजेपी का नया फॉर्मूला है? क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, हो सकता है ये आने वाले वक्त में इंडियन पॉलिटिक्स की दिशा भी तय करे। आज हम एक ऐसे अमेरिकी स्कैंडल की तह तक जाएंगे जिसकी वजह से भारत की पॉलिटिक्स में एक भूचाल आने की बातें हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या सच में एक पुरानी फाइल भारत में सरकार तक बदल सकती है? चलिए इसी को समझते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दावा किया है भारत के विपक्षी नेताओं ने। उनका इशारा साफ है कि अमेरिका से कोई ऐसा बम फटने वाला है जो यहां की सत्ता की नींव हिला सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर हजारों मील दूर अमेरिका की कोई सीलबंद फाइल भारत की पॉलिटिक्स में इतनी हलचल कैसे मचा सकती है? इसको समझने के लिए हमें इस पूरी कहानी के सेंटर में जो शख्स है, जेफरी एप्स्टीन, उसे जानना होगा। और देखिए, एप्स्टीन की कहानी किसी बड़े बिजनेस एम्पायर से शुरू नहीं होती, बल्कि एक स्कूल के क्लासरूम से शुरू होती है। और यही बात इसे और भी ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है। जरा सोचिए, एक हाई स्कूल में मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर, उसने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया, फाइनेंस की दुनिया में एंट्री मारी, और देखते ही देखते 1988 आते आते वो अरबों की संपत्ति मैनेज करने लगा। मतलब एक बिल्कुल ही रहस्यमयी उछाल। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये असल में पूरी कहानी बयां करती है। देखिए कैसे लगभग 15 साल तक एप्स्टीन पर इतने गंभीर आरोप लगे, फिर भी उसे एक बहुत ही, कह सकते हैं, हल्की सजा मिली, और फिर आखिर में जेल के अंदर ही उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। तो साफ है कि ये सब सिर्फ पैसे का खेल नहीं था। एप्स्टीन ने अपनी दौलत और ताकत का इस्तेमाल एक पूरा क्रिमिनल नेटवर्क बनाने में किया था। एक ऐसा नेटवर्क जहां वो लोगों का, खास तौर पर कम उम्र की लड़कियों का शोषण कर सके। उसका जो प्राइवेट जेट था, जिसे मीडिया ने लोलीता एक्सप्रेस का नाम दिया, और उसका प्राइवेट आइलैंड, ये दोनों ही उसके काले कारनामों का सिंबल बन गए। मतलब ये वो जगहें थीं जहां ये सब कुछ होता था। तो उसने पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया था। एक ऐसी दुनिया जहां एक तरफ पावरफुल लोग खिंचे चले आते थे और दूसरी तरफ कमजोर और वल्नरेबल लोगों का फायदा उठाया जाता था। ये कोई हादसा नहीं था, ये सब एक सोची समझी साजिश थी। देखिए, एप्स्टीन की असली पावर उसका पैसा नहीं था, बल्कि उसके कनेक्शंस थे। वो कनेक्शन जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों तक पहुंचे हुए थे। और ये लिस्ट तो बस एक छोटी सी झलक है। इससे अंदाजा लगता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना फैला हुआ था। अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेकर ब्रिटेन की रॉयल फैमिली तक हर जगह उसकी पहुंच थी। सोचिए, सालों पहले जब ऐसे बयान दिए गए थे, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा। लेकिन जब एप्स्टीन के अपराधों की पूरी हकीकत सामने आई, तो इन्हीं बयानों का मतलब एकदम डरावना हो गया। और फिर हुई उसकी मौत, जिसे ऑफिशियल तौर पर तो सुसाइड बताया गया। लेकिन सोचिए, ठीक उसी वक्त सिक्योरिटी कैमरे खराब थे। इसी वजह से ये थ्योरीज आज भी जिंदा हैं कि कहीं उसे पावरफुल लोगों के राज दफन करने के लिए हमेशा के लिए चुप तो नहीं करा दिया गया। तो ये सब कुछ हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। आखिर इस पूरे अमेरिकी स्कैंडल का भारत से क्या कनेक्शन है? और कनेक्शन ये है, विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि जो एप्स्टीन फाइल्स अब पब्लिक होने वाली हैं, उनमें भारत के मौजूदा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी हो सकता है। और बस यहीं से ये पूरा मामला एक पॉलिटिकल जंग में बदल गया है। एक तरफ विपक्ष है जो आज की सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है जो कह रहा है कि अगर नाम है भी तो वो तब का है जब पिछली सरकार थी, तो जिम्मेदारी भी उनकी होनी चाहिए। तो अब सारा दारोमदार उन दस्तावेजों पर है, वो सीलबंद फाइलें जो सालों से एफबीआई के पास रखी हुई हैं और अब बाहर आने वाली हैं। और ये कोई एक दो पन्ने नहीं हैं, हम बात कर रहे हैं हजारों पन्नों की। हजारों पन्ने जिनमें फ्लाइट लॉग्स हैं, पीड़ितों के बयान हैं और बड़े बड़े पावरफुल लोगों के नाम हैं। ये एक तरह का टाइम बॉम्ब है जो अब फटने को तैयार है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये फाइलें खुलेंगी तो क्या सच में हमें जवाब मिलेंगे, या फिर जेफरी एप्स्टीन की इस काली दुनिया से जुड़े पावरफुल चेहरों पर और भी गहरे सवाल खड़े हो जाएंगे। खैर, इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा। नमस्कार, आज हम बात करेंगे भारत के चुनावी गणित की। एक ऐसा हिसाब किताब
जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। यहाँ वोट मिलना और सत्ता मिलना हमेशा एक ही बात नहीं होती। चलिए, शुरुआत 1 नंबर से करते हैं, और ये नंबर है 31%, बस 31%। अब सवाल ये है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सिर्फ 31% वोट से कोई पार्टी अपने दम पर मेजॉरिटी कैसे हासिल कर सकती है? यही वो आंकड़ा है जो हमें उस सिस्टम की चाबी देता है जहां वोट जीतना और सरकार बनाना दो अलग-अलग खेल बन जाते हैं। तो चलिए इस 31% वाली पहेली को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, और इसके लिए हम चलते हैं साल 2014 के चुनावों में, जहां एक बहुत ही दिलचस्प पॉलिटिकल पैराडॉक्स देखने को मिला था। तो देखिए 2014 में क्या हुआ। बीजेपी को मिले करीब 31% वोट और सीटें मिली 282, यानी अपने दम पर बहुमत। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को मिले करीब 19.3% वोट, जो कि काफी वोट है, लेकिन सीटें मिली सिर्फ 44। अब सोचिए, 1/3 से भी कम वोटों पर फुल मेजॉरिटी और लगभग 20% वोटों पर सिर्फ 44 सीटें। ये कैसे हुआ? तो ये होता कैसे है? देखिए, इसका जवाब वोट देने वालों में नहीं बल्कि हमारे चुनावी सिस्टम में ही छिपा है। एक ऐसा सिस्टम जिसे विनर टेक्स ऑल भी कहते हैं। हमारे देश में जो सिस्टम है उसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या FPTP। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, लेकिन इसके नतीजे कभी-कभी बड़े चौंकाने वाले होते हैं। इसे एक रेस की तरह समझिए। मान लीजिए एक सीट पर 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले, चाहे वो बाकी 9 लोगों से सिर्फ 1 वोट ही ज्यादा क्यों ना हो, वही जीतेगा। दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर आने वालों के वोट बेकार हो जाते हैं। जीतने के लिए 50% वोट लाना भी जरूरी नहीं है, बस सबसे आगे रहना है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR का एक विश्लेषण इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं, आपका सांसद चुना जा सकता है, भले ही ज्यादातर वोटर्स ने किसी और को चुना हो। मतलब हो सकता है कि जीतने वाले को सिर्फ 30% वोट मिले हों और बाकी 70% वोट दूसरे उम्मीदवारों में बंट गए हों। फिर भी वो 30% वाला ही उस पूरे इलाके का प्रतिनिधि बन जाता है। अच्छा, अब इसी सिस्टम के असर को थोड़ा और समझने के लिए कांग्रेस पार्टी के हाल के प्रदर्शन को देखते हैं। ये क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे एक पार्टी का राजनीतिक पतन हुआ। अब ये टेबल देखिए, ये बहुत कमाल की बात बताती है। 2014 में कांग्रेस का वोट शेयर था करीब 19.3% और सीटें थी 44। फिर 2019 में वोट शेयर लगभग उतना ही रहा, बल्कि थोड़ा बढ़कर 19.5% हो गया, लेकिन सीटें सिर्फ 52। मतलब वोट शेयर तो बना रहा, लेकिन उन वोटों को सीटों में बदलने की जो काबिलियत होती है वो लगभग खत्म हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? एनालिस्ट्स इसके पीछे कई वजह बताते हैं, जैसे जमीन पर पार्टी का संगठन कमजोर हो गया, एक मजबूत नैरेटिव यानी कहानी गढ़ने में पार्टी पीछे रह गई, लीडरशिप को लेकर भी सवाल उठे, और सबसे जरूरी, सही पार्टियों के साथ गठबंधन करके सीटों का गणित साधने में भी पार्टी नाकाम रही। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। जहां कांग्रेस संघर्ष कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसी FPTP सिस्टम में जीतने की कला में जैसे महारत हासिल कर ली थी। 2014 में 31% वोट पर 282 सीटें और फिर 2019 में वोट शेयर बढ़कर 37.4% हुआ और सीटें बढ़कर हो गईं 303। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये एक जबरदस्त चुनावी मशीन बनाने का नतीजा था, जो वोटों को सीटों में बदलना बखूबी जानती थी। तो दोनों पार्टियों में फर्क कहाँ था? देखिए, फर्क रणनीति का था। कांग्रेस का नैरेटिव जहां रिएक्टिव माना गया, वहीं बीजेपी के पास एक मजबूत सेंट्रल स्टोरी थी। जहां कांग्रेस का जमीनी संगठन कमजोर पड़ा, वहीं बीजेपी का कैडर और बूथ मैनेजमेंट बहुत मजबूत था। और जहां कांग्रेस के संदेश में कंफ्यूजन दिखा, वहीं बीजेपी का कैंपेन एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल कैंपेन की तरह एक चेहरे पर केंद्रित था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आना बाकी था। जिस FTP सिस्टम ने बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाई, उसी सिस्टम ने 2024 के चुनाव में दिखाया कि ये पासा पलट भी सकता है। पहले 2019 का गणित याद करते हैं। बीजेपी का वोट शेयर था 37.4%, लेकिन इस वोट शेयर से उन्हें मिली देश की 56% सीटें, यानी 303 सीटें। एक जबरदस्त जीत। अब आइए 2024 पर। बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा सा गिरा,
37.4 से घटकर 36.6% पर आया, यानी 1% से भी कम की गिरावट। लेकिन सीटों का क्या हुआ? सीटें 303 से घटकर 240 पर आ गईं, यानी 63 सीटों का सीधा नुकसान, और इसी के साथ सिंगल पार्टी मेजॉरिटी भी हाथ से चली गई। तो ये हुआ कैसे? इसकी एक बड़ी वजह थी ग्रामीण इलाकों में नाराजगी। नौकरी और महंगाई जैसे मुद्दे उन सीटों पर भारी पड़ गए जो बीजेपी ने 2019 में बहुत आराम से जीती थी। ये दिखाता है कि इस सिस्टम में छोटे-छोटे स्थानीय मुद्दे भी मिलकर राष्ट्रीय नतीजों पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। और नतीजा हमारे सामने है। एक ज्यादा बंटी हुई खंडित संसद, बीजेपी 240 सीटों पर, कांग्रेस 99 पर और बाकी सहयोगी और दूसरी पार्टियां मिलकर 204 सीटों पर। साफ है कि इस बार विपक्ष का बेहतर तालमेल और गठबंधन का गणित काम कर गया। तो इन सब उतार चढ़ाव से हम सीखते क्या हैं? भारत के चुनावी गणित का सबसे बड़ा सबक यही है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वोट शेयर में जरा सा भी बदलाव नतीजों में सुनामी ला सकता है। तो ये सब हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जब वोट और सत्ता का रिश्ता इतना सीधा नहीं है, तो फिर चुनाव का फैसला आखिर होता किस चीज से है? क्या ये सिर्फ संगठन का खेल है, या फिर एक अच्छी कहानी, एक नैरेटिव का, या फिर कोई और ही चीज है जो नतीजों को तय करती है? आज हम एक ऐसे अमेरिकी स्कैंडल की तह तक जाएंगे जिसकी वजह से भारत की पॉलिटिक्स में एक भूचाल आने की बातें हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या सच में एक पुरानी फाइल भारत में सरकार तक बदल सकती है? चलिए इसी को समझते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दावा किया है भारत के विपक्षी नेताओं ने। उनका इशारा साफ है कि अमेरिका से कोई ऐसा बम फटने वाला है जो यहां की सत्ता की नींव हिला सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर हजारों मील दूर अमेरिका की कोई सीलबंद फाइल भारत की पॉलिटिक्स में इतनी हलचल कैसे मचा सकती है? इसको समझने के लिए हमें इस पूरी कहानी के सेंटर में जो शख्स है, जेफरी एप्स्टीन, उसे जानना होगा। और देखिए, एप्स्टीन की कहानी किसी बड़े बिजनेस एम्पायर से शुरू नहीं होती, बल्कि एक स्कूल के क्लासरूम से शुरू होती है। और यही बात इसे और भी ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है। जरा सोचिए, एक हाई स्कूल में मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर, उसने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया, फाइनेंस की दुनिया में एंट्री मारी, और देखते ही देखते 1988 आते आते वो अरबों की संपत्ति मैनेज करने लगा। मतलब एक बिल्कुल ही रहस्यमयी उछाल। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये असल में पूरी कहानी बयां करती है। देखिए कैसे लगभग 15 साल तक एप्स्टीन पर इतने गंभीर आरोप लगे, फिर भी उसे एक बहुत ही, कह सकते हैं, हल्की सजा मिली, और फिर आखिर में जेल के अंदर ही उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। तो साफ है कि ये सब सिर्फ पैसे का खेल नहीं था। एप्स्टीन ने अपनी दौलत और ताकत का इस्तेमाल एक पूरा क्रिमिनल नेटवर्क बनाने में किया था। एक ऐसा नेटवर्क जहां वो लोगों का, खास तौर पर कम उम्र की लड़कियों का शोषण कर सके। उसका जो प्राइवेट जेट था, जिसे मीडिया ने लोलीता एक्सप्रेस का नाम दिया, और उसका प्राइवेट आइलैंड, ये दोनों ही उसके काले कारनामों का सिंबल बन गए। मतलब ये वो जगहें थीं जहां ये सब कुछ होता था। तो उसने पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया था। एक ऐसी दुनिया जहां एक तरफ पावरफुल लोग खिंचे चले आते थे और दूसरी तरफ कमजोर और वल्नरेबल लोगों का फायदा उठाया जाता था। ये कोई हादसा नहीं था, ये सब एक सोची समझी साजिश थी। देखिए, एप्स्टीन की असली पावर उसका पैसा नहीं था, बल्कि उसके कनेक्शंस थे। वो कनेक्शन जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों तक पहुंचे हुए थे। और ये लिस्ट तो बस एक छोटी सी झलक है। इससे अंदाजा लगता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना फैला हुआ था। अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेकर ब्रिटेन की रॉयल फैमिली तक हर जगह उसकी पहुंच थी। सोचिए, सालों पहले जब ऐसे बयान दिए गए थे तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा, लेकिन जब एप्स्टीन के अपराधों की पूरी हकीकत सामने आई तो इन्हीं बयानों का मतलब एकदम डरावना हो गया। और फिर हुई उसकी मौत, जिसे ऑफिशियल तौर पर तो सुसाइड बताया गया, लेकिन सोचिए, ठीक उसी वक्त सिक्योरिटी कैमरे खराब थे। इसी वजह से ये थ्योरीज आज भी जिंदा हैं कि कहीं उसे पावरफुल लोगों के राज दफन करने के लिए हमेशा के लिए चुप तो नहीं करा दिया गया। तो ये सब कुछ हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। आखिर इस पूरे अमेरिकी स्कैंडल का भारत से क्या कनेक्शन है? और कनेक्शन ये है, विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि जो एप्स्टीन फाइल्स अब पब्लिक होने वाली हैं, उनमें भारत के मौजूदा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी हो सकता है। और बस यहीं से ये पूरा मामला एक पॉलिटिकल जंग में बदल गया है।
एक तरफ विपक्ष है जो आज की सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है जो कह रहा है कि अगर नाम है भी तो वो तब का है जब पिछली सरकार थी, तो जिम्मेदारी भी उनकी होनी चाहिए। तो अब सारा दारोमदार उन दस्तावेजों पर है, वो सीलबंद फाइलें जो सालों से एफबीआई के पास रखी हुई हैं और अब बाहर आने वाली हैं। और ये कोई एक दो पन्ने नहीं हैं, हम बात कर रहे हैं हजारों पन्नों की, हजारों पन्ने जिनमें फ्लाइट लॉग्स हैं, पीड़ितों के बयान हैं और बड़े बड़े पावरफुल लोगों के नाम हैं। ये एक तरह का टाइम बॉम्ब है जो अब फटने को तैयार है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये फाइलें खुलेंगी तो क्या सच में हमें जवाब मिलेंगे, या फिर जेफरी एप्स्टीन की इस काली दुनिया से जुड़े पावरफुल चेहरों पर और भी गहरे सवाल खड़े हो जाएंगे। खैर, इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा। नमस्कार। तो भाई, भारतीय राजनीति में ना एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को मिला है अपना नया अध्यक्ष, और नाम ऐसा है कि किसी ने भी दूर दूर तक सोचा नहीं था। तो आखिर ये नितिन नवीन है कौन, और ये जो इतना बड़ा सरप्राइज दिया गया है, इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर नितिन नवीन है कौन? मतलब जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे, जितने भी पंडित थे, किसी की लिस्ट में, किसी की भविष्यवाणी में ये नाम था ही नहीं। तो आज ना हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर ये फैसला हुआ तो हुआ क्यों। इसे कहते हैं असली सरप्राइज। आप सोचिए, मीडिया में दर्जनों बड़े बड़े नेताओं के नाम हवा में थे, लेकिन पर्दे के पीछे से एक ऐसा नाम निकला जिसने न सिर्फ बाहर वालों को बल्कि पार्टी के अंदर बैठे लोगों को भी चौंका दिया। सच में एक ऐसा नाम जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। तो चलिए सबसे पहले ना इसी पहेली के जो मेन कैरेक्टर हैं उन्हीं से मिलते हैं। आखिर कौन है ये नितिन नवीन? कैसे बिहार की पॉलिटिक्स से निकलकर वो सीधे देश की सबसे बड़ी पार्टी की टॉप पोस्ट पर पहुंच गए? अगर इनके पॉलिटिकल करियर पर एक नज़र डालें ना, तो ये कहानी है लगातार ऊपर चढ़ने की। देखिए, 2006 में अपने पिता की सीट से पॉलिटिक्स में एंट्री की, फिर पार्टी के यूथ विंग में नेशनल लेवल पर काम किया। 2019 में सिक्किम जैसे छोटे से राज्य में पहली बार बीजेपी को सीट जितवाई, और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2023 छत्तीसगढ़ की वो सरप्राइज जीत। उसके पीछे के मेन रणनीतिकारों में से एक थे ये। तो एकदम साफ है कि ये एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजर हैं। और जरा ये नंबर देखिए, 45। जी हाँ, सिर्फ 45 साल। इस उम्र में वो बीजेपी के इतिहास के सबसे यंग प्रेसिडेंट्स में से एक बन गए हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस, ये पार्टी में एक बहुत बड़े जनरेशनल शिफ्ट, एक पीढ़ीगत बदलाव का सीधा सीधा इशारा है। तो एक बात तो साफ है, ये कोई रातों रात बने नेता नहीं है। ये वो चेहरा है जो आप कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। पटना से 5 बार के विधायक हैं, कार्यकर्ताओं से इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। और इनकी असली पहचान क्या है? जमीन पर स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना। मतलब ये कोई स्टार कैंपेनर नहीं है, ये वो कुशल मैनेजर हैं जो शांति से अपना काम खत्म करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि नितिन नवीन कौन है, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इन्हें ही क्यों चुना गया? इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। ये किस्सा बड़ा मजेदार है। बात है साल 2010 की। तब बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार थी। उस टाइम नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में एक अखबार में विज्ञापन छप गया और नीतीश कुमार हो गए भयंकर नाराज। जब पार्टी में हल्ला मचा कि भाई ये किसकी हिम्मत हुई, तो जानते हैं कौन सामने आया? नितिन नवीन। उन्होंने सीधे कहा, ये मैंने किया है। जरा सोचिए, उस दौर में जब बिहार में मोदी का नाम लेना भी मुश्किल था, तब उन्होंने अपनी लॉयल्टी साबित कर दी थी। और फिर आया असली टेस्ट, छत्तीसगढ़ का चुनाव। जब बड़े से बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे थे कि बीजेपी तो गई, हार रही है, तब नितिन नवीन उन चुनिंदा लोगों में से थे जो टॉप लीडरशिप को लगातार रिपोर्ट दे रहे थे कि नहीं, ग्राउंड पर माहौल बिल्कुल अलग है, हम जीत रहे हैं। और हुआ भी वही। बस उनके इसी सटीक फीडबैक ने आला कमान का दिल और भरोसा दोनों जीत लिया। तो इस पूरे फैसले के पीछे ना एक 4 पॉइंट की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ नजर आती है। नंबर 1, जेनरेशनल शिफ्ट, मतलब फ्यूचर के लिए एक यंग लीडर को तैयार करना। नंबर 2, कास्ट बैलेंस, ये कायस्थ समाज से आते हैं, तो पार्टी जो बड़ी अपर कास्ट की खींचतान होती है उससे बच गई। नंबर 3, एक परफेक्ट एग्जीक्यूटर, ऐसा लीडर जो चुपचाप कमांड को फॉलो करे। और नंबर 4, जाहिर है बिना शर्त वाली लॉयल्टी का इनाम। और ये फैसला ना लीडरशिप के 2 अलग अलग मॉडल्स को भी सामने रखता है।
एक तरफ है बीजेपी का मॉडल, जहां एक यंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पार्टी वर्कर को उसके काम के आधार पर टॉप पोस्ट मिलती है, और दूसरी तरफ है ऑपोजिशन का मॉडल, जहां लीडरशिप अक्सर परिवार या फिर सीनियरिटी के हिसाब से तय होती है, चाहे हालिया परफॉर्मेंस कैसी भी हो। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि इस एक फैसले का, इस एक अपॉइंटमेंट का पार्टी और देश की पॉलिटिक्स के लिए क्या मैसेज है, क्या संकेत हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये अपने आप में 2 पीढ़ियों की कहानी है। एक तरफ है 45 साल के नितिन नवीन, और दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे 83 के, एनसीपी चीफ शरद पवार 85 के। मतलब ये जो उम्र का फासला है, यही बीजेपी के फ्यूचर फोकस्ड पॉलिटिक्स के मैसेज को बिल्कुल क्लियर कर देता है। अब सोचिए, बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं तक क्या मैसेज गया होगा। यही कि अगर आप मेहनत करते हैं, लॉयल रहते हैं, तो आप भी सबसे ऊंची पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ आज का फैसला नहीं है, ये 2047 के लिए लीडरशिप तैयार करने का सिग्नल है। और हाँ, इसे एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, ताकि सिस्टम में एक नई एनर्जी आए और कोई भी अपनी कुर्सी को फॉर ग्रांटेड ना ले। तो आखिर में सवाल यही है, परफॉर्मेंस ओवर पेडिग्री, यानी परिवारवाद से ऊपर काम को रखना। क्या यही पावर में बने रहने का बीजेपी का नया फॉर्मूला है? क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, हो सकता है ये आने वाले वक्त में इंडियन पॉलिटिक्स की दिशा भी तय करे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे भारत के चुनावी गणित की, एक ऐसा हिसाब किताब जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। यहाँ वोट मिलना और सत्ता मिलना हमेशा एक ही बात नहीं होती। चलिए शुरुआत 1 नंबर से करते हैं, और ये नंबर है 31%, बस 31%। अब सवाल ये है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सिर्फ 31% वोट से कोई पार्टी अपने दम पर मेजॉरिटी कैसे हासिल कर सकती है? यही वो आंकड़ा है जो हमें उस सिस्टम की चाबी देता है जहां वोट जीतना और सरकार बनाना 2 अलग-अलग खेल बन जाते हैं। तो चलिए इस 31% वाली पहेली को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, और इसके लिए हम चलते हैं साल 2014 के चुनावों में, जहां एक बहुत ही दिलचस्प पॉलिटिकल पैराडॉक्स देखने को मिला था। तो देखिए 2014 में क्या हुआ। बीजेपी को मिले करीब 31% वोट और सीटें मिली 282, यानी अपने दम पर बहुमत। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को मिले करीब 19.3% वोट, जो कि काफी वोट है, लेकिन सीटें मिली सिर्फ 44। अब सोचिए, 1/3 से भी कम वोटों पर फुल मेजॉरिटी और लगभग 20% वोटों पर सिर्फ 44 सीटें। ये कैसे हुआ? तो ये होता कैसे है? देखिए, इसका जवाब वोट देने वालों में नहीं बल्कि हमारे चुनावी सिस्टम में ही छिपा है। एक ऐसा सिस्टम जिसे विनर टेक्स ऑल भी कहते हैं। हमारे देश में जो सिस्टम है उसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या FPTP। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, लेकिन इसके नतीजे कभी-कभी बड़े चौंकाने वाले होते हैं। इसे एक रेस की तरह समझिए। मान लीजिए एक सीट पर 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले, चाहे वो बाकी 9 लोगों से सिर्फ 1 वोट ही ज्यादा क्यों ना हो, वही जीतेगा। दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर आने वालों के वोट बेकार हो जाते हैं। जीतने के लिए 50% वोट लाना भी जरूरी नहीं है, बस सबसे आगे रहना है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR का एक विश्लेषण इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं, आपका सांसद चुना जा सकता है, भले ही ज्यादातर वोटर्स ने किसी और को चुना हो। मतलब हो सकता है कि जीतने वाले को सिर्फ 30% वोट मिले हों और बाकी 70% वोट दूसरे उम्मीदवारों में बट गए हों। फिर भी वो 30% वाला ही उस पूरे इलाके का प्रतिनिधि बन जाता है। अच्छा, अब इसी सिस्टम के असर को थोड़ा और समझने के लिए कांग्रेस पार्टी के हाल के प्रदर्शन को देखते हैं। ये एक क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे एक पार्टी का राजनीतिक पतन हुआ। अब ये टेबल देखिए, ये बहुत कमाल की बात बताती है। 2014 में कांग्रेस का वोट शेयर था करीब 19.3% और सीटें थी 44। फिर 2019 में वोट शेयर लगभग उतना ही रहा, बल्कि थोड़ा बढ़कर 19.5% हो गया, लेकिन सीटें सिर्फ 52। मतलब वोट शेयर तो बना रहा, लेकिन उन वोटों को सीटों में बदलने की जो काबिलियत होती है वो लगभग खत्म हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? एनालिस्ट्स इसके पीछे कई वजह बताते हैं, जैसे जमीन पर पार्टी का संगठन कमजोर हो गया, एक मजबूत नैरेटिव यानी कहानी गढ़ने में पार्टी पीछे रह गई, लीडरशिप को लेकर भी सवाल उठे, और सबसे जरूरी, सही पार्टियों के साथ गठबंधन करके सीटों का गणित साधने में भी पार्टी नाकाम रही।
अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। जहां कांग्रेस संघर्ष कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसी एफपीटीपी सिस्टम में जीतने की कला में जैसे महारत हासिल कर ली थी। 2014 में 31% वोट पर 282 सीटें और फिर 2019 में वोट शेयर बढ़कर 37.4% हुआ और सीटें बढ़कर हो गईं 303। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये एक जबरदस्त चुनावी मशीन बनाने का नतीजा था जो वोटों को सीटों में बदलना बखूबी जानती थी। तो दोनों पार्टियों में फर्क कहाँ था? देखिए, फर्क रणनीति का था। कांग्रेस का नैरेटिव जहां रिएक्टिव माना गया, वहीं बीजेपी के पास एक मजबूत सेंट्रल स्टोरी थी। जहां कांग्रेस का जमीनी संगठन कमजोर पड़ा, वहीं बीजेपी का कैडर और बूथ मैनेजमेंट बहुत मजबूत था। और जहां कांग्रेस के संदेश में कंफ्यूजन दिखा, वहीं बीजेपी का कैंपेन एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल कैंपेन की तरह एक चेहरे पर केंद्रित था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आना बाकी था। जिस एफटीपी सिस्टम ने बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाई, उसी सिस्टम ने 2024 के चुनाव में दिखाया कि ये पासा पलट भी सकता है। पहले 2019 का गणित याद करते हैं। बीजेपी का वोट शेयर था 37.4%, लेकिन इस वोट शेयर से उन्हें मिली देश की 56% सीटें, यानी 303 सीटें। एक जबरदस्त जीत। अब आइए 2024 पर। बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा सा गिरा, 37.4 से घटकर 36.6% पर आया, यानी 1% से भी कम की गिरावट। लेकिन सीटों का क्या हुआ? सीटें 303 से घटकर 240 पर आ गईं, यानी 63 सीटों का सीधा नुकसान। और इसी के साथ सिंगल पार्टी मेजॉरिटी भी हाथ से चली गई। तो ये हुआ कैसे? इसकी एक बड़ी वजह थी ग्रामीण इलाकों में नाराजगी। नौकरी और महंगाई जैसे मुद्दे उन सीटों पर भारी पड़ गए जो बीजेपी ने 2019 में बहुत आराम से जीती थी। ये दिखाता है कि इस सिस्टम में छोटे छोटे स्थानीय मुद्दे भी मिलकर राष्ट्रीय नतीजों पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। और नतीजा हमारे सामने है। एक ज्यादा बंटी हुई खंडित संसद। बीजेपी 240 सीटों पर, कांग्रेस 99 पर और बाकी सहयोगी और दूसरी पार्टियां मिलकर 204 सीटों पर। साफ है कि इस बार विपक्ष का बेहतर तालमेल और गठबंधन का गणित काम कर गया। तो इन सब उतार चढ़ाव से हम सीखते क्या हैं? भारत के चुनावी गणित का सबसे बड़ा सबक यही है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वोट शेयर में जरा सा भी बदलाव नतीजों में सुनामी ला सकता है। तो ये सब हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब वोट और सत्ता का रिश्ता इतना सीधा नहीं है, तो फिर चुनाव का फैसला आखिर होता किस चीज से है? क्या ये सिर्फ संगठन का खेल है, या फिर एक अच्छी कहानी, एक नैरेटिव का, या फिर कोई और ही चीज है जो नतीजों को तय करती है? सोचिए, एक नेता किसी पार्टी को अपने जीवन के 40 साल देता है और फिर एक दिन अचानक इस्तीफा दे देता है। ये सिर्फ एक खबर नहीं होती, बल्कि एक तरह की चेतावनी होती है। आज हम भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी के एक ऐसे ही दिग्गज नेता डॉक्टर शकील अहमद के इस्तीफे के पीछे की कहानी को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये भारतीय राजनीति के लिए क्या मायने रखता है। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये डॉक्टर अहमद के हैं और ये बताते हैं कि हर चीज की एक सीमा होती है ना? चाहे वो निजी जिंदगी हो या राजनीतिक। उनके लिए वो सीमा पार हो चुकी थी। ये गुस्से का नहीं, बल्कि एक गहरी, आप कह सकते हैं गहरी पीड़ा का बयान है, जो कहता है कि अब और समझौता मुमकिन नहीं था। और पता है, यही बात इस इस्तीफे को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। डॉक्टर अहमद ने साफ कर दिया है कि वो ना तो कोई चुनाव लड़ रहे हैं, न ही किसी और पार्टी में जा रहे हैं, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं मांग रहे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उनकी बातें किसी निजी फायदे के लिए नहीं है, बल्कि पार्टी की हालत पर एक सच्ची और ईमानदार टिप्पणी है। अब ये 20% का आंकड़ा ये छोटा नहीं है। कांग्रेस आज भी भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। देश का लगभग 5वां हिस्सा उन्हें वोट देता है। तो जाहिर है, पार्टी के अंदर जो भी चल रहा है उसका असर सिर्फ पार्टी पर नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है। और इसीलिए एक इतने पुराने नेता की अंदर की बातों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो डॉक्टर अहमद कह क्या रहे हैं? उनके विश्लेषण का सार ये है कि कांग्रेस असल में एक नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग सिद्धांतों पर चल रही है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि लीडर कौन है। उनके मुताबिक एक है सोनिया गांधी की कांग्रेस और दूसरी राहुल गांधी की, और इन दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए पहले वाले मॉडल को थोड़ा और समझते हैं, यानी सोनिया गांधी के तरीके को।
डॉक्टर अहमद के हिसाब से ये एक ऐसा सिस्टम था जिसकी जड़ें ज़मीनी हकीकत और सीधे फीडबैक में थीं। तो देखिए, हफ्ते में 5-6 दिन रोज 50 से 100 लोगों से मिलना। सोचिए जरा, जब कोई लीडर अपने समर्थकों और आलोचकों दोनों से मिलता है तो उसे पता होता है कि जमीन पर असल में चल क्या रहा है। ये खुला दरवाजा था, सीधी बातचीत का मॉडल था। अब आते हैं इसके ठीक उलट तरीके पर। डॉक्टर अहमद इसे राहुल गांधी के नेतृत्व से जोड़ते हैं और उनके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहां जानकारी और पहुंच बस कुछ गिने चुने लोगों तक ही सिमट कर रह गई है। ये स्लाइड ये उस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है जिसके बारे में डॉक्टर अहमद बात कर रहे हैं। एक तरफ सबके लिए खुला दरवाजा, दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम जहां पहुंच और जानकारी को कुछ लोग कंट्रोल करते हैं। उनके मुताबिक अब फैसले वो लोग ले रहे हैं जिन्हें चुनावी राजनीति का कोई अनुभव ही नहीं है, जिनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो बात है ये नए और पुराने नेताओं के बीच के कथित कल्चरल गैप को दिखाती है। डॉक्टर अहमद का मानना है कि राहुल गांधी उन सीनियर नेताओं के साथ सहज महसूस नहीं करते जिन्हें सम्मान देना पड़ता है, जिन्हें नाम से नहीं बुलाया जा सकता, और इसी वजह से जो अनुभवी नेता हैं उन्हें धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है। तो इसका नतीजा क्या निकला? इस बदलाव का असर क्या हुआ? डॉक्टर अहमद के हिसाब से लीडरशिप स्टाइल में इस बदलाव का पार्टी पर बहुत गहरा और ठोस असर पड़ा है। क्योंकि देखिए, जब फीडबैक का रास्ता ही बंद हो जाए तो कोई भी संगठन अपनी दिशा भटक ही जाता है। कभी सोचा है कि जब किसी बड़े लीडर को कोई कड़वा सच बताया जाए तो क्या होता है? यही सवाल डॉक्टर अहमद के उस निजी अनुभव को समझने के लिए जरूरी है जिसने उनके पूरे करियर की दिशा ही बदल दी। उन्होंने हिम्मत की और उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। तो हुआ ये कि एक बंद कमरे की बैठक में डॉक्टर अहमद ने राहुल गांधी को पार्टी के खराब चुनावी प्रदर्शन के बारे में बताया। उन्होंने आंकड़े दिए कि एक जगह तो पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले, और नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर अहमद को फिर कभी दिल्ली में पार्टी की किसी मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया। मतलब साफ है, समस्या को सुलझाने के बजाय जिसने समस्या बताई उसी को किनारे कर दिया गया। और इस एक घटना का असर पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी पर दिखता है। डॉक्टर अहमद का मानना है कि पार्टी एक तरह की आप कह सकते हैं निष्क्रिय सोच में जी रही है कि भाई जब लोग मौजूदा सरकार से तंग आ जाएंगे तो वो खुद ही कांग्रेस के पास लौट आएंगे, और इसी वजह से जमीन पर मेहनत करने की कोई तत्परता नजर ही नहीं आती। तो अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। डॉक्टर अहमद के इस्तीफे को एक हमले की तरह नहीं, बल्कि अपनी बात सुनाने के एक आखिरी, शायद एक हताश प्रयास के तौर पर देखना चाहिए। ये एक पुराने नेता की अपनी ही पार्टी को बचाने की एक आखिरी कोशिश हो सकती है। और ये बात बहुत जरूरी है, उनकी आलोचना पार्टी की विचारधारा से नहीं, बल्कि काम करने के तरीके और लीडरशिप से है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो हमेशा कांग्रेसी रहेंगे, लेकिन जो मौजूदा लीडरशिप का तरीका है उससे उनका गहरा मतभेद है। और हम इस विश्लेषण को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। ये कहानी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की नहीं है, बल्कि ये लीडरशिप के एक बहुत बुनियादी उसूल पर सवाल उठाती है। किसी भी संगठन की कामयाबी के लिए क्या ये जरूरी नहीं कि उसके लीडर वो सुनने को भी तैयार रहें जो वो सुनना नहीं चाहते? इस पर सोचना जरूरी है। नमस्कार। तो भाई, भारतीय राजनीति में ना एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को मिला है अपना नया अध्यक्ष, और नाम ऐसा है कि किसी ने भी दूर दूर तक सोचा नहीं था। तो आखिर ये नितिन नवीन है कौन, और ये जो इतना बड़ा सरप्राइज दिया गया है, इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर नितिन नवीन है कौन? मतलब जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे, जितने भी पंडित थे, किसी की लिस्ट में, किसी की भविष्यवाणी में ये नाम था ही नहीं। तो आज ना हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर ये फैसला हुआ तो हुआ क्यों। इसे कहते हैं असली सरप्राइज। आप सोचिए, मीडिया में दर्जनों बड़े बड़े नेताओं के नाम हवा में थे, लेकिन पर्दे के पीछे से एक ऐसा नाम निकला जिसने न सिर्फ बाहर वालों को बल्कि पार्टी के अंदर बैठे लोगों को भी चौंका दिया। सच में एक ऐसा नाम जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। तो चलिए सबसे पहले ना इसी पहेली के जो मेन कैरेक्टर हैं उन्हीं से मिलते हैं। आखिर कौन है ये नितिन नवीन? कैसे बिहार की पॉलिटिक्स से निकलकर वो सीधे देश की सबसे बड़ी पार्टी की टॉप पोस्ट पर पहुंच गए? अगर इनके पॉलिटिकल करियर पर एक नज़र डालें ना, तो ये कहानी है लगातार ऊपर चढ़ने की। देखिए, 2006 में अपने पिता की सीट से पॉलिटिक्स में एंट्री की, फिर पार्टी के यूथ विंग में नेशनल लेवल पर काम किया।
2019 में सिक्किम जैसे छोटे से राज्य में पहली बार बीजेपी को सीट जितवाई। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2023 छत्तीसगढ़ की वो सरप्राइज जीत। उसके पीछे के मेन रणनीतिकारों में से एक थे ये। तो एकदम साफ है कि ये एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजर हैं। और जरा ये नंबर देखिए, 45। जी हाँ, सिर्फ 45 साल। इस उम्र में वो बीजेपी के इतिहास के सबसे यंग प्रेसिडेंट्स में से एक बन गए हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस, ये पार्टी में एक बहुत बड़े जनरेशनल शिफ्ट, एक पीढ़ीगत बदलाव का सीधा सीधा इशारा है। तो एक बात तो साफ है, ये कोई रातों रात बने नेता नहीं है। ये वो चेहरा है जो आप कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। पटना से 5 बार के विधायक हैं, कार्यकर्ताओं से इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। और इनकी असली पहचान क्या है? जमीन पर स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना। मतलब ये कोई स्टार कैंपेनर नहीं है, ये वो कुशल मैनेजर हैं जो शांति से अपना काम खत्म करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि नितिन नवीन कौन है, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इन्हें ही क्यों चुना गया? इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। ये किस्सा बड़ा मजेदार है। बात है साल 2010 की। तब बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार थी। उस टाइम नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में एक अखबार में विज्ञापन छप गया और नीतीश कुमार हो गए भयंकर नाराज। जब पार्टी में हल्ला मचा कि भाई ये किसकी हिम्मत हुई, तो जानते हैं कौन सामने आया? नितिन नवीन। उन्होंने सीधे कहा, ये मैंने किया है। जरा सोचिए, उस दौर में जब बिहार में मोदी का नाम लेना भी मुश्किल था, तब उन्होंने अपनी लॉयल्टी साबित कर दी थी। और फिर आया असली टेस्ट, छत्तीसगढ़ का चुनाव। जब बड़े से बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे थे कि बीजेपी तो गई हार रही है, तब नितिन नवीन उन चुनिंदा लोगों में से थे जो टॉप लीडरशिप को लगातार रिपोर्ट दे रहे थे कि नहीं, ग्राउंड पर माहौल बिल्कुल अलग है, हम जीत रहे हैं। और हुआ भी वही। बस उनके इसी सटीक फीडबैक ने आला कमान का दिल और भरोसा दोनों जीत लिया। तो इस पूरे फैसले के पीछे ना एक 4 पॉइंट की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ नजर आती है। नंबर 1, जेनरेशनल शिफ्ट, मतलब फ्यूचर के लिए एक यंग लीडर को तैयार करना। नंबर 2, कास्ट बैलेंस, ये कायस्थ समाज से आते हैं, तो पार्टी जो बड़ी अपर कास्ट की खींचतान होती है उससे बच गई। नंबर 3, एक परफेक्ट एग्जीक्यूटर, ऐसा लीडर जो चुपचाप कमांड को फॉलो करे। और नंबर 4, जाहिर है बिना शर्त वाली लॉयल्टी का इनाम। और ये फैसला ना लीडरशिप के 2 अलग-अलग मॉडल्स को भी सामने रखता है। एक तरफ है बीजेपी का मॉडल, जहां एक यंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पार्टी वर्कर को उसके काम के आधार पर टॉप पोस्ट मिलती है, और दूसरी तरफ है ऑपोजिशन का मॉडल, जहां लीडरशिप अक्सर परिवार या फिर सीनियरिटी के हिसाब से तय होती है, चाहे हालिया परफॉर्मेंस कैसी भी हो। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि इस एक फैसले का, इस एक अपॉइंटमेंट का पार्टी और देश की पॉलिटिक्स के लिए क्या मैसेज है, क्या संकेत हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये अपने आप में 2 पीढ़ियों की कहानी है। एक तरफ हैं 45 साल के नितिन नवीन, और दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे 83 के, एनसीपी चीफ शरद पवार 85 के। मतलब ये जो उम्र का फासला है, यही बीजेपी के फ्यूचर फोकस्ड पॉलिटिक्स के मैसेज को बिल्कुल क्लियर कर देता है। अब सोचिए, बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं तक क्या मैसेज गया होगा? यही कि अगर आप मेहनत करते हैं, लॉयल रहते हैं, तो आप भी सबसे ऊंची पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ आज का फैसला नहीं है, ये 2047 के लिए लीडरशिप तैयार करने का सिग्नल है। और हाँ, इसे एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, ताकि सिस्टम में एक नई एनर्जी आए और कोई भी अपनी कुर्सी को फॉर ग्रांटेड ना ले। तो आखिर में सवाल यही है, परफॉर्मेंस ओवर पेडिग्री, यानी परिवारवाद से ऊपर काम को रखना। क्या यही पावर में बने रहने का बीजेपी का नया फॉर्मूला है? क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, हो सकता है ये आने वाले वक्त में इंडियन पॉलिटिक्स की दिशा भी तय करे। सोचिए, एक नेता किसी पार्टी को अपने जीवन के 40 साल देता है और फिर एक दिन अचानक इस्तीफा दे देता है। ये सिर्फ एक खबर नहीं होती, बल्कि एक तरह की चेतावनी होती है। आज हम भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी के एक ऐसे ही दिग्गज नेता डॉक्टर शकील अहमद के इस्तीफे के पीछे की कहानी को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये भारतीय राजनीति के लिए क्या मायने रखता है। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये डॉक्टर अहमद के हैं और ये बताते हैं कि हर चीज की एक सीमा होती है ना? चाहे वो निजी जिंदगी हो या राजनीतिक। उनके लिए वो सीमा पार हो चुकी थी। ये गुस्से का नहीं, बल्कि एक गहरी, आप कह सकते हैं गहरी पीड़ा का बयान है, जो कहता है कि अब और समझौता मुमकिन नहीं था। और पता है, यही बात इस इस्तीफे को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है।
डॉक्टर अहमद ने साफ कर दिया है कि वो ना तो कोई चुनाव लड़ रहे हैं, न ही किसी और पार्टी में जा रहे हैं, अपने या अपने परिवार के लिए कुछ नहीं मांग रहे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उनकी बातें किसी निजी फायदे के लिए नहीं है, बल्कि पार्टी की हालत पर एक सच्ची और ईमानदार टिप्पणी है। अब ये 20% का आंकड़ा ये छोटा नहीं है। कांग्रेस आज भी भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। देश का लगभग 5वां हिस्सा उन्हें वोट देता है। तो जाहिर है पार्टी के अंदर जो भी चल रहा है उसका असर सिर्फ पार्टी पर नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है। और इसीलिए एक इतने पुराने नेता की अंदर की बातों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो डॉक्टर अहमद कह क्या रहे हैं? उनके विश्लेषण का सार यह है कि कांग्रेस असल में एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग सिद्धांतों पर चल रही है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि लीडर कौन है। उनके मुताबिक एक है सोनिया गांधी की कांग्रेस और दूसरी राहुल गांधी की, और इन दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए पहले वाले मॉडल को थोड़ा और समझते हैं, यानी सोनिया गांधी के तरीके को। डॉक्टर अहमद के हिसाब से ये एक ऐसा सिस्टम था जिसकी जड़ें जमीनी हकीकत और सीधे फीडबैक में थीं। तो देखिए, हफ्ते में 5-6 दिन रोज 50 से 100 लोगों से मिलना। सोचिए जरा, जब कोई लीडर अपने समर्थकों और आलोचकों दोनों से मिलता है तो उसे पता होता है कि जमीन पर असल में चल क्या रहा है। यह खुला दरवाजा था, सीधी बातचीत का मॉडल था। अब आते हैं इसके ठीक उलट तरीके पर। डॉक्टर अहमद इसे राहुल गांधी के नेतृत्व से जोड़ते हैं, और उनके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहां जानकारी और पहुंच बस कुछ गिने चुने लोगों तक ही सिमट कर रह गई है। ये स्लाइड ये उस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है जिसके बारे में डॉक्टर अहमद बात कर रहे हैं। एक तरफ सबके लिए खुला दरवाजा, दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम जहां पहुंच और जानकारी को कुछ लोग कंट्रोल करते हैं। उनके मुताबिक अब फैसले वो लोग ले रहे हैं जिन्हें चुनावी राजनीति का कोई अनुभव ही नहीं है, जिनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो बात है ये नए और पुराने नेताओं के बीच के कथित कल्चरल गैप को दिखाती है। डॉक्टर अहमद का मानना है कि राहुल गांधी उन सीनियर नेताओं के साथ सहज महसूस नहीं करते जिन्हें सम्मान देना पड़ता है, जिन्हें नाम से नहीं बुलाया जा सकता, और इसी वजह से जो अनुभवी नेता हैं उन्हें धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है। तो इसका नतीजा क्या निकला? इस बदलाव का असर क्या हुआ? डॉक्टर अहमद के हिसाब से लीडरशिप स्टाइल में इस बदलाव का पार्टी पर बहुत गहरा और ठोस असर पड़ा है। क्योंकि देखिए, जब फीडबैक का रास्ता ही बंद हो जाए तो कोई भी संगठन अपनी दिशा भटक ही जाता है। कभी सोचा है कि जब किसी बड़े लीडर को कोई कड़वा सच बताया जाए तो क्या होता है? यही सवाल डॉक्टर अहमद के उस निजी अनुभव को समझने के लिए जरूरी है जिसने उनके पूरे करियर की दिशा ही बदल दी। उन्होंने हिम्मत की और उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। तो हुआ ये कि एक बंद कमरे की बैठक में डॉक्टर अहमद ने राहुल गांधी को पार्टी के खराब चुनावी प्रदर्शन के बारे में बताया। उन्होंने आंकड़े दिए कि एक जगह तो पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले, और नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर अहमद को फिर कभी दिल्ली में पार्टी की किसी मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया। मतलब साफ है, समस्या को सुलझाने के बजाय जिसने समस्या बताई उसी को किनारे कर दिया गया। और इस एक घटना का असर पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी पर दिखता है। डॉक्टर अहमद का मानना है कि पार्टी एक तरह की आप कह सकते हैं निष्क्रिय सोच में जी रही है कि भाई जब लोग मौजूदा सरकार से तंग आ जाएंगे तो वो खुद ही कांग्रेस के पास लौट आएंगे, और इसी वजह से जमीन पर मेहनत करने की कोई जल्दी कोई तत्परता नजर ही नहीं आती। तो अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। डॉक्टर अहमद के इस्तीफे को एक हमले की तरह नहीं बल्कि अपनी बात सुनाने के एक आखिरी, शायद एक हताश प्रयास के तौर पर देखना चाहिए। ये एक पुराने नेता की अपनी ही पार्टी को बचाने की एक आखिरी कोशिश हो सकती है। और ये बात बहुत जरूरी है, उनकी आलोचना पार्टी की विचारधारा से नहीं बल्कि काम करने के तरीके और लीडरशिप से है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो हमेशा कांग्रेसी रहेंगे, लेकिन जो मौजूदा लीडरशिप का तरीका है उससे उनका गहरा मतभेद है। और हम इस विश्लेषण को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। ये कहानी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की नहीं है, बल्कि ये लीडरशिप के एक बहुत बुनियादी उसूल पर सवाल उठाती है। किसी भी संगठन की कामयाबी के लिए क्या ये जरूरी नहीं कि उसके लीडर वो सुनने को भी तैयार रहें जो वो सुनना नहीं चाहते? इस पर सोचना जरूरी है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पैसा, ताकत और कंट्रोल, इन तीनों चीजों का मतलब ही पूरी तरह से बदलने वाला है। ये कहानी है एक बहुत बड़े और सोचे समझे बदलाव की, जिसके केंद्र में है एक बिल्कुल नए किस्म का पैसा। तो इस बड़े बदलाव के पीछे आखिर है क्या?
चलिए आज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पैसे के भविष्य को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि आखिर साल 2026 ही क्यों? ऐसा क्या खास है इस साल में जिसे पैसे के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है? जरा सोच कर देखिए, दुनिया के 130 से ज्यादा देश एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। ये सब एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो पैसे की पूरी परिभाषा ही बदल सकती है। ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और देखिए, ये कोई छोटे मोटे देश नहीं हैं। जिन देशों में ये तैयारी चल रही है वो दुनिया की कुल इकोनॉमी का 98% हिस्सा है। मतलब ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये तो एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्रांति की शुरुआत लग रही है। तो ये सीबीडीसी आखिर है क्या चीज जिसके इर्द गिर्द इतनी बातें हो रही हैं? चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो सबने सुना ही होगा, लेकिन सीडीडीसी उससे बिल्कुल अलग है। ये किसी देश के सेंट्रल बैंक की अपनी डिजिटल करेंसी होती है। मतलब सारी ताकत और सारा कंट्रोल सरकार और सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है, जो इसे पूरी तरह से एक अलग चीज बना देता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, प्रोग्रामेबल मनी। सोच के देखिए कि पैसों के साथ कुछ नियम जुड़े हों। सरकार ये तय कर सकती है कि पैसा कब और कहाँ खर्च होगा, या शायद ये भी कि वो कब एक्सपायर हो जाएगा। ये कंट्रोल का एक ऐसा लेवल है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पर ना हमें दो अलग अलग कहानियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ सरकारें कहती हैं कि इससे पेमेंट तेज होगी, ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सोर्स ये दावा करते हैं कि असली मकसद तो हर एक ट्रांजैक्शन पर नजर रखना और पैसे पर पूरा कंट्रोल पाना है। चलिए अब देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देश इस रेस में कौन कहाँ खड़ा है और कैसे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, चीन इस रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है। उसका मकसद साफ है, अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को चुनौती देना। वहीं यूरोप प्राइवेसी और कंट्रोल के बीच बैलेंस बनाने में लगा है, और अमेरिका वो अभी भी इस पर बहस ही कर रहा है। हर किसी का अपना तरीका है और अपनी चुनौतियां जो इस रेस को और भी दिलचस्प बना देती हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, सोर्स मटेरियल तो इसे एक नए आर्थिक युद्ध के मोर्चे की शुरुआत के तौर पर देख रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भविष्य की लड़ाइयां शायद टैंकों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि कोड और करेंसी से लड़ी जाएंगी। ये एक नए तरह का युद्ध होगा। इन नए सिस्टम से जो जानकारी निकलेगी वो दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक बन सकती है। जिसके पास ये डेटा होगा, असल में उसी के पास किसी भी देश की इकोनॉमी की कमजोरियों और ताकत को समझने की चाबी होगी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर भी हो सकता है, और वो है ब्रिक्स देशों का एक साथ आना। जरा सोचिए, अगर ब्रिक्स देश मिलकर अपनी कॉमन डिजिटल करेंसी बना लें जो अमेरिकी डॉलर सिस्टम से पूरी तरह बाहर हो, ये एक कदम दुनिया के आर्थिक शक्ति संतुलन को पश्चिम से पूर्व की तरफ झुका सकता है। पर इन सब आर्थिक और राजनीतिक दांव पेच के अलावा एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल खतरा भी है जो इस पूरे सिस्टम की नींव हिला सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स, ये आज के सबसे मजबूत डिजिटल तालों यानी एन्क्रिप्शन को भी तोड़ सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि सीबीडीसी समेत सभी डिजिटल सिस्टम्स खतरे में आ जाएंगे। इसलिए अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की होड़ मची है जो क्वांटम हमलों से बच सके। तो दुनिया में जो ये सब चल रहा है, इसका एक आम इंसान की जिंदगी और उसके पैसों पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब ये समझते हैं। तो यहाँ पर एक सीधा सा सवाल खड़ा होता है, क्या तुरंत पेमेंट और कम लागत जैसी सुविधाओं के बदले में अपनी फाइनेंशियल प्राइवेसी और आज़ादी को दांव पर लगाना सही है? ये एक ऐसा सौदा है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बदलाव तो आ रहा है, इसकी प्लानिंग हो चुकी है, टेक्नोलॉजी से चला रही है और शायद इसे रोकना मुमकिन नहीं है। तो असली सवाल ये नहीं है कि ये होगा या नहीं, असली सवाल तो ये है, क्या हम इस नई फाइनेंशियल दुनिया के लिए तैयार हैं? नमस्कार।
तो भाई भारतीय राजनीति में ना एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को मिला है अपना नया अध्यक्ष, और नाम ऐसा है कि किसी ने भी दूर दूर तक सोचा नहीं था। तो आखिर ये नितिन नवीन है कौन, और ये जो इतना बड़ा सरप्राइज दिया गया है, इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर नितिन नवीन है कौन? मतलब जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे, जितने भी पंडित थे, किसी की लिस्ट में, किसी की भविष्यवाणी में ये नाम था ही नहीं। तो आज ना हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर ये फैसला हुआ तो हुआ क्यों। इसे कहते हैं असली सरप्राइज। आप सोचिए, मीडिया में दर्जनों बड़े बड़े नेताओं के नाम हवा में थे, लेकिन पर्दे के पीछे से एक ऐसा नाम निकला जिसने न सिर्फ बाहर वालों को बल्कि पार्टी के अंदर बैठे लोगों को भी चौंका दिया। सच में एक ऐसा नाम जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। तो चलिए सबसे पहले ना इसी पहेली के जो मेन कैरेक्टर हैं उन्हीं से मिलते हैं। आखिर कौन है ये नितिन नवीन? कैसे बिहार के पॉलिटिक्स से निकलकर वो सीधे देश की सबसे बड़ी पार्टी की टॉप पोस्ट पर पहुंच गए? अगर इनके पॉलिटिकल करियर पर एक नजर डालें ना, तो ये कहानी है लगातार ऊपर चढ़ने की। देखिए 2006 में अपने पिता की सीट से पॉलिटिक्स में एंट्री की, फिर पार्टी के यूथ विंग में नेशनल लेवल पर काम किया। 2019 में सिक्किम जैसे छोटे से राज्य में पहली बार बीजेपी को सीट जितवाई, और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2023 छत्तीसगढ़ की वो सरप्राइज जीत। उसके पीछे के मेन रणनीतिकारों में से एक थे ये। तो एकदम साफ है कि ये एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजर हैं। और जरा ये नंबर देखिए, 45। जी हाँ, सिर्फ 45 साल। इस उम्र में वो बीजेपी के इतिहास के सबसे यंग प्रेसिडेंट्स में से एक बन गए हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस, ये पार्टी में एक बहुत बड़े जनरेशनल शिफ्ट, एक पीढ़ीगत बदलाव का सीधा सीधा इशारा है। तो एक बात तो साफ है, ये कोई रातों रात बने नेता नहीं है। ये वो चेहरा है जो आप कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। पटना से 5 बार के विधायक हैं, कार्यकर्ताओं से इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। और इनकी असली पहचान क्या है? जमीन पर स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना। मतलब ये कोई स्टार कैंपेनर नहीं है, ये वो कुशल मैनेजर हैं जो शांति से अपना काम खत्म करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि नितिन नवीन कौन है, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इन्हें ही क्यों चुना गया? इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। ये किस्सा बड़ा मजेदार है। बात है साल 2010 की। तब बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार थी। उस टाइम नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में एक अखबार में विज्ञापन छप गया और नीतीश कुमार हो गए भयंकर नाराज। जब पार्टी में हल्ला मचा कि भाई ये किसकी हिम्मत हुई, तो जानते हैं कौन सामने आया? नितिन नवीन। उन्होंने सीधे कहा, ये मैंने किया है। जरा सोचिए, उस दौर में जब बिहार में मोदी का नाम लेना भी मुश्किल था, तब उन्होंने अपनी लॉयल्टी साबित कर दी थी। और फिर आया असली टेस्ट, छत्तीसगढ़ का चुनाव। जब बड़े से बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे थे कि बीजेपी तो गई हार रही है, तब नितिन नवीन उन चुनिंदा लोगों में से थे जो टॉप लीडरशिप को लगातार रिपोर्ट दे रहे थे कि नहीं, ग्राउंड पर माहौल बिल्कुल अलग है, हम जीत रहे हैं। और हुआ भी वही। बस उनके इसी सटीक फीडबैक ने आला कमान का दिल और भरोसा दोनों जीत लिया। तो इस पूरे फैसले के पीछे ना एक 4 पॉइंट की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ नजर आती है। नंबर 1, जेनरेशनल शिफ्ट, मतलब फ्यूचर के लिए एक यंग लीडर को तैयार करना। नंबर 2, कास्ट बैलेंस, ये कायस्थ समाज से आते हैं, तो पार्टी जो बड़ी अपर कास्ट की खींचतान होती है उससे बच गई। नंबर 3, एक परफेक्ट एग्जीक्यूटर, ऐसा लीडर जो चुपचाप कमांड को फॉलो करे। और नंबर 4, जाहिर है बिना शर्त वाली लॉयल्टी का इनाम। और ये फैसला ना लीडरशिप के 2 अलग अलग मॉडल्स को भी सामने रखता है। एक तरफ है बीजेपी का मॉडल, जहां एक यंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पार्टी वर्कर को उसके काम के आधार पर टॉप पोस्ट मिलती है, और दूसरी तरफ है ऑपोजिशन का मॉडल, जहां लीडरशिप अक्सर परिवार या फिर सीनियरिटी के हिसाब से तय होती है, चाहे हालिया परफॉर्मेंस कैसी भी हो। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि इस एक फैसले का, इस एक अपॉइंटमेंट का पार्टी और देश की पॉलिटिक्स के लिए क्या मैसेज है, क्या संकेत हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये अपने आप में 2 पीढ़ियों की कहानी है। एक तरफ है 45 साल के नितिन नवीन, और दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे 83 के, एनसीपी चीफ शरद पवार 85 के। मतलब ये जो उम्र का फासला है, यही बीजेपी के फ्यूचर फोकस्ड पॉलिटिक्स के मैसेज को बिल्कुल क्लियर कर देता है। अब सोचिए, बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं तक क्या मैसेज गया होगा? यही कि अगर आप मेहनत करते हैं, लॉयल रहते हैं, तो आप भी सबसे ऊंची पोस्ट तक पहुंच सकते हैं।
ये सिर्फ आज का फैसला नहीं है, ये 2047 के लिए लीडरशिप तैयार करने का सिग्नल है। और हाँ, इसे एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, ताकि सिस्टम में एक नई एनर्जी आए और कोई भी अपनी कुर्सी को फॉर ग्रांटेड ना ले। तो आखिर में सवाल यही है, परफॉर्मेंस ओवर पेडिग्री, यानी परिवारवाद से ऊपर काम को रखना। क्या यही पावर में बने रहने का बीजेपी का नया फॉर्मूला है? क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, हो सकता है ये आने वाले वक्त में इंडियन पॉलिटिक्स की दिशा भी तय करे। एक अमेरिकी सेक्स स्कैंडल, भारत में राजनीतिक भूचाल, ये कैसे हो सकता है? आज हम पड़ताल कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन फाइलों की, एक ऐसा मामला जो अब अमेरिका से निकलकर भारत के सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है। तो भारत के कुछ विपक्षी नेता अमेरिका से होने वाले एक विस्फोट की बात कर रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि उनके दावे आखिर हैं क्या और क्यों ये इतने सनसनीखेज माने जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष के इस तरह के बयानों ने एक दूर देश के कानूनी मामले को सीधा भारत के राजनीतिक अखाड़े में लाकर खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक दांव है। लेकिन सवाल यह है कि ये भविष्यवाणियां आखिर किस आधार पर की जा रही हैं? इसे समझने के लिए हमें उस एक शख्स की कहानी जाननी होगी जिसका नाम इस पूरे विवाद की जड़ में है, जेफरी एप्स्टीन। तो आखिर कौन था ये जेफरी एप्स्टीन? एक स्कूल टीचर से वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों का फाइनेंसर बन गया, ये कैसे हुआ? चलिए उसके इस अविश्वसनीय सफर पर एक नजर डालते हैं। उसका करियर समझिए रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा, लेकिन एप्स्टीन सिर्फ पैसा नहीं संभाल रहा था। नहीं, वो लोगों को और सबसे जरूरी उनके गहरे राजों को संभाल रहा था। और यही उसकी असली ताकत थी। एप्स्टीन ने असर और रुतबे का एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया था। उसने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके एक ऐसा मकड़ जाल बुना जिसमें दुनिया के कई बड़े बड़े नाम एक एक करके फंसते चले गए। और बस यहीं से कहानी एक गहरा और अंधेरा मोड़ लेती है, फाइनेंस की दुनिया से निकलकर सीधे गंभीर आपराधिक आरोपों की तरफ। ये आरोप एक बेहद घिनौने और सुनियोजित रैकेट की तस्वीर पेश करते हैं, एक ऐसा शिकारी जाल जो दशकों तक कमजोर और नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाता रहा। उसका प्राइवेट जेट और वो बदनाम द्वीप उसके अपराधों का सेंटर थे। और आज उसी जेट के फ्लाइट लॉग्स इस केस के सबसे अहम सबूतों में से एक हैं, जिनमें दर्ज हैं कई चौंकाने वाले नाम। और यहीं पर यह मामला पूरी दुनिया के लिए और भी ज्यादा चौंकाने वाला बन जाता है। एप्स्टीन के नेटवर्क में अमेरिकी राष्ट्रपतियों से लेकर ब्रिटिश राजघराने तक के नाम शामिल थे। ये वो रकम है, पूरे 12 मिलियन पाउंड, जो प्रिंस एंड्रयू ने पीड़िता वर्जीनिया गुफरे को एक समझौते के तहत चुकाई ताकि उनके खिलाफ चल रहा एक नागरिक यौन उत्पीड़न का मामला रुक जाए। अब जैसे ही ऐसा लगा कि कानून का शिकंजा पूरी तरह से कस रहा है, इस कहानी का जो मुख्य पात्र था वो अचानक सीन से ही गायब हो गया। अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक में हुई इन घटनाओं ने तुरंत साजिश की थ्योरीज को जन्म दे दिया। सवाल उठने लगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आधिकारिक तौर पर तो इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन खराब सुरक्षा कैमरे और कई दूसरी रहस्यमयी परिस्थितियों ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या एप्स्टीन ने वाकई आत्महत्या की या उसे चुप करा दिया गया ताकि उसके राज हमेशा के लिए दफन हो जाएं? तो इस पूरे बैकग्राउंड को समझते हुए चलिए अब वापस आते हैं और देखते हैं कि ये सब भारत में हो रही राजनीतिक भविष्यवाणियों से आखिर जुड़ता कैसे है। विपक्ष के जो दावे हैं उनका पूरा फोकस वर्तमान सरकार के एक प्रमुख सदस्य पर है, और बस यहीं पर भारत की राजनीतिक लड़ाई बिल्कुल साफ दिखती है। विपक्ष इसे मौजूदा सरकार का घोटाला बता रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर कोई कनेक्शन है भी तो वो पिछली सरकार के समय का है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि एप्स्टीन तो चला गया, अब अगर कोई सच बता सकता है तो वो सिर्फ वो सबूत हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गया है। और यही आने वाला डेटा डंप है जिसने अमेरिका और भारत दोनों में अटकलों और राजनीतिक पैतरेबाजी को जबरदस्त हवा दी है। तो असली सवाल अब यही है, इन फाइलों में से निकलेगा क्या? क्या इनमें वाकई कोई भारतीय कनेक्शन है या ये सब सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? देखिए, इन दस्तावेजों से जो भी सच सामने आएगा वो न केवल अमेरिका में बल्कि भारत में भी कई शक्तिशाली लोगों के लिए तूफान ला सकता है। अब बस इंतजार है